नमस्कार साथियों, यह सार्व मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 4 के अंतर्गत समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संख्याओं का ऐसा सूची या क्रम जो एक निश्चित पैटर्न का पालन करे या ऐसा श्रृंखला जो एक विशेष पैटर्न का फॉलो करे, वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। समांतर श्रेणी में उनके जो अवयव है या जो पद है उसके जो संख्या है उसमें अंतर समान होगा, तभी वह समांतर श्रेणी होगा। आगे के सवालों में स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कुछ जैसे चीज़ें हैं टेक्निकल। तो श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी मतलब ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो, श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी क्या होगा? समांतर श्रेणी कहने का मतलब संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होगा, तो समांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे 4, 10, 16, 22 कह सकते हैं, या 2, 4, 6, 8 भी बोल सकते हैं। ये समांतर श्रेणी के में होंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या व्यापक रूप बोल सकते हैं, वो क्या होगा? प्रथम पद ए हो, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास ए है और सार्वधातर डी है, तो उसका व्यापक रूप क्या होगा? तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जब इसका प्रथम पद ए, जब प्रथम पद ए व सार्वधातर डी हो, तो इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हमारा हो जाएगा पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस प्रकार से हमारा इसका व्यापक रूप होगा। अब सार्वधातर क्या है? सार्वधातर कहने का मतलब है कोई दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वधातर कहलाता है और इसे डी से दर्शाते हैं। सार्वधातर दो क्रमागत पदों का अंतर, और इसे हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो d बराबर हो जाएगा an माइनस 1। इसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी के पद। तो समांतर श्रेणी के पद यदि प्रथम पद ए व सार्वधातर डी हो, तो प्रथम पद हमारा हो जाता है, प्रथम पद ए बराबर ए होगा, द्वितीय पद a1, इसको a2 लिखेंगे, तो द्वितीय पद हमारा हो जाएगा a प्लस डी, उसमें सार्वधातर को जोड़ देंगे, और तृतीय पद a3 बराबर a प्लस 2d। इस प्रकार से हमारा nवां पद an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि 3 था तो 2 था तो 1, मतलब जो पद है उससे एक कम, तो n है तो n माइनस 1d हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा
समांतर श्रेणी का nवां पद। इसी प्रकार से हम सार्वांतर हमको इस प्रकार इस फार्मूला से हम सार्वांतर निकाल सकते हैं और nवां पद इस फार्मूला से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो d बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, d के लिए फार्मूला ऐसा भी हो सकता है an माइनस a1 बटे n माइनस 1। यदि हमको nवां पद और पहला पद ही दिया रहे, है ना, तो हम इस फार्मूला से सार्वांतर d ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है। तो यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद ही अंतिम पद हो, तब हम उसे क्या कर सकते हैं, अंतिम पद यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद ही अंतिम पद हो, nवां पद अंतिम पद हो, तो an बराबर l होगा और an हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1d, तो l हमारा हो गया a प्लस n माइनस 1d। तो अंतिम पद का फार्मूला यदि जानना हो तो इससे हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य कहने का मतलब होता है यदि a b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का समांतर माध्य कहते हैं। तो a को a व b का समांतर माध्य कहते हैं और इसे a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 से दर्शाते हैं। इसके बाद आगे है दो राशियों a तथा b के बीच n समांतर माध्य कैसे पुटअप करें। उसके बाद हम समांतर माध्य के n पदों का योग देखते हैं। इसके बाद है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। हमारे पास समांतर श्रेणी के n पदों का योग यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वांतर d हो तो n पदों का योग को अपन Sn से दर्शाएंगे और Sn इज इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। यदि हमको अंतिम पद दिया रहे, प्रथम और अंतिम पद दिया रहे, तो इस फार्मूला को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n बाई 2a प्लस l, जहाँ l इज इक्वल टू अंतिम पद का फार्मूला लगाएंगे n माइनस 1d। इस सूत्र की सहायता से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रश्नावली, हम प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 4.1, उसका पूर्ण हल हम यहाँ पे वीडियो में बताएंगे आपको। तो प्रश्नावली 1 में हमको बोला गया है सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। पहला है दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर लिखिए या ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला हमको समांतर श्रेणी दिया है 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2। तो जो भी इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है प्रथम पद हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पहला का जो पहला सवाल है इसमें हमको प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 3/2 और सार्वांतर
डी बराबर ए एन माइनस वन या A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, जो भी है ये सब बराबर होगा मान। तो इसको घटा के देखते हैं, तो 1/2 माइनस 3/2, दोनों का लघुत्तम 2, और 3 में 2 हम घटाएं, है ना, ये 1/2 ऋण 3/2, और यहाँ पे हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 में 3 घटाया तो ऋण 2, और ये हमारा हो जाता है ऋण 1। तो D बराबर हमको मिलता है ऋण 1। तो ये हमारा कारण है, कारण भी यही है। और इसके बाद जैसे दूसरा सवाल में इसके बोला गया है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सार्वधातुक 0 है, तो चौथा पद कौन सा होगा। पहला का दूसरा सवाल में हमको बोला है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सार्वधातुक 0 है, तो चौथा पद क्या है। तो हमको दूसरा में हमको दिया है ना, समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ऋण 2 और सार्वधातुक D बराबर 0। तो ये हमको A, प्रथम पद को A मान लेते हैं, तो ऋण 2 और सार्वधातुक हमको दिया है D बराबर 0। इसलिए चौथा पद क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, क्योंकि nवां पद A प्लस n माइनस 1D होता है। तो चौथा पद बोला जाएगा तो D के सामने 3 लिखना है। पांचवा पद बोलता है तो 5 में 1 कम 4 हो जाएगा। तो जो पद बोला जाता है D के सामने एक कम अंक वहाँ पे लिख के हमको उसका पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद था, इसलिए A प्लस 3D आया, 4 में 1 कम। अब यहाँ पे प्रथम पद हमको दिया हुआ था ऋण 2 धन 3, D का मान 0 है। इसको हल किया तो कितना आ जाए, चौथा पद हमको मिलता है, चौथा पद ऋण 2, या चौथा पद को A4 भी लिख सकते हैं, A4 बराबर ऋण 2। कई लोग T4 भी लिखते हैं, टर्म्स T। तो इस प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका तीसरा सवाल है। तो तीसरा सवाल में हमको जैसे बोला गया है कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद है, तो 15वां पद क्या हो जाएगा। तो 15वां पद हो जाएगा A प्लस 14D, और A हमको यहाँ पे कितना है 7, और D कितना हो जाएगा, तो D हो जाएगा 13 ऋण 7, है ना। तो हमारे पास D है 6, तो ये हो जाएगा 6। तो इसको हल किया तो हल करने से हमको कितना मिल जाता है, ये हो जाता है 91। इस प्रकार हम देखते हैं चौथा सवाल भी ऐसा ही बना सकते हो आप लोग। तो चौथा पांचवा आप लोग बना सकते हो। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। तो जिसमें जो पद दिया है वो उसके अंतर समान होंगे तब वो समांतर श्रेणी में होंगे। तो उसमें चेक कर लेंगे जो पद दिया है उसमें यदि उसके अंतर समान आता है तो वो समांतर श्रेणी होंगे। चलिए सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दूसरा का पहला सवाल में कि प्रथम पद A बराबर A है और द्वितीय पद A1 बराबर A इतना, A2 बराबर A स्क्वायर और A3 बराबर A क्यूब और A4 बराबर हमको A⁴ दिया हुआ है। अतः देखते हैं कि A2 माइनस A1 बराबर कितना होगा। तो A स्क्वायर माइनस A, तो यहाँ पे A कॉमन निकालते हैं तो A माइनस 1। वैसा ही A3 माइनस A2
कितना हो जाएगा हमारा a3 माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो हमको प्राप्त होता है a माइनस 1। और a4 माइनस a3 दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर 3 दिस इज इक्वल टू a3, है ना। और ये हो जाएगा a माइनस 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है, ये जो प्राप्त हो रहा है a3 माइनस, है ना, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, ये बराबर नहीं है a4 माइनस a3 के। इसलिए दिए गए जो श्रृंखला है, दिए गए श्रृंखला जो है समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये बराबर आता तब वो समांतर श्रेणी होता। इसी प्रकार से आप बाकी के जो सवाल है इसका दूसरा का उसे चेक कर सकते हो। इसके बाद आते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में हमको जैसे बोला गया है, तीसरा सवाल में हमको बोला गया है समांतर श्रेणी 9, 5, 1 ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया समांतर श्रेणी है, हमको दिया है समांतर श्रेणी 9, 5, 1 ऋण 3, 9, 5, 1 ऋण 3। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 9, सर्वांतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, या कोई भी अगला वाला पद से पिछला वाला जो पद है उसको में जो संख्या है उसको घटाना है। तो a2 हमारे पास 5 है, 5 में 9 घटाया तो ऋण 4 हमारा d प्राप्त होता है। इसलिए समांतर श्रेणी का 15वां पद हमको यहाँ पे 10वां पद निकालना था। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का 10वां पद T10 बराबर a प्लस 9d होगा। तो a हमारे पास यहाँ पे है 9, d हमारे पास है ऋण 4, तो 9 ये हो जाएगा माइनस 36। तो 9 माइनस 36 हमारे पास हो जाता है, कितना हो जाएगा, -27 माइनस। तो हमारा 10वां पद T10 या A10 बोल सकते हैं, ये हमको ऋण 27 प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं अपन चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में हमको बोला गया है कि समांतर श्रेणी 100, 70, 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको चौथा में प्रथम पद a बराबर हमको दिया है 100, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर। तो यहाँ पे है 70 हमारा अगला पद था और पहला पद था 100, उसको घटा दिए तो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है ऋण 30। तो इसके बाद हम यहाँ पे हमको निकालना है 40वां पद। इसलिए 40वां इस श्रेणी का 40वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 40 ऋण 1 d, क्योंकि हमको चूँकि nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद है ना, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला है। और यहाँ n कितना है, यहाँ n बराबर 40 है, इसलिए a 40 बराबर a प्लस 40 ऋण 1d होगा 40वां पद।
ए का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पर प्रश्न में ए बराबर हमारे पास है 100 और डी बराबर है ऋण 30, है ना। इसलिए ए 40 या 40वां पद बराबर हो जाएगा 100 धन 39 डी। इसको हल किया तो 100 और 3 या 27, 3 तिया 9, 10, 11, इसको घटाएंगे तो हमको मिलता है ऋण 1070। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका चौथा सवाल बनता है। अगला सवाल है हमारे पास 5वां सवाल। है कि समांतर 1/9, 4/9, 7/9 श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद हमको क्या होगा, ये हमको इस क्वेश्चन में हमको बनाना है। तो यहाँ पे हमको जो श्रेणी दिया है, हमको दिया गया 5वां में दिया गया समांतर श्रेणी है यहाँ पे जैसे 1/9, 4/9 और 7/9। इसका हमको nवां पद निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हुआ, यहाँ पर प्रथम पद a, प्रथम पद क्या है a, हमारे पास 1/9 और सार्वांतर d बराबर अगला वाला पद से उसका पिछला वाला पद को घटाएंगे तो हमको सार्वांतर प्राप्त होता है। नीचे में समान 9 है तो सीधा ऊपर का अंश को घटा देंगे तो 3/9। इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो हमको इसका सार्वांतर हमको प्राप्त हो जाता है 1/3। तो 1/3 हमारा सार्वांतर और प्रथम पद हम ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका nवां पद क्या होगा। चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है a + n - 1d, जहाँ पे a प्रथम पद है तो a हमारे पास यहाँ पे है 1/9 धन n - 1d मतलब 1/3। अब इसको हम लोग हल किए तो ये हो जाता है 1/9 धन n/3 माइनस 1/3, 1/3 का n के साथ और 1 के साथ इसको गुना किया। इसके बाद इसको पुनः आगे हल किया तो हमको प्राप्त हो जाता है ये 1/9 और ऋण 1/3 को एक जगह पे लिख के हल किया और ये 1/n/3 है उसको हल किया तो यहाँ पे इसका लघुत्तम हो जाता है 9 और 3 का 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 और इसके संगत अंश के साथ गुना करेंगे तो हमको 1 ही होगा। यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाता है प्लस n/3, तो 1 में 3 को घटाया तो हमको मिलता है ऋण 2/9 धन n/3। अब इसको फिर लघुत्तम निकाला तो इसका लघुत्तम हो जाता है 9 और 9 से 9 को भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा तो ऋण 2 और ये हो जाता है 3 तिया 9, तो संगत उसके ये हो जाएगा अंश के साथ गुना कर देंगे तो 3n ऋण 2/9 ये हमारा nवां पद हो जाएगा। 3n - 2/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला सवाल चलिए देखते हैं। हमको छठवां सवाल में बोला गया है कि समांतर श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया गया है, छठवें सवाल में दिया गया समांतर श्रेणी
हमको क्या है दिया है वो 950, जिसका प्रथम पद है, द्वितीय पद 900, तृतीय पद है इसमें 850। इसका हमको mवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर है 950 और सार्वांतर d बराबर 900 ऋण 950। अगला वाला पद में पिछले वाले पद को घटाना है सार्वांतर ज्ञात करने के लिए। तो ये यहाँ पे घटाते हैं तो 950 है ना, 900 में 950 घटाया तो हमको मिलता है ऋण 50। बड़ा वाला चिन्ह के सामने माइनस है, घटाना तो हमको बड़े से छोटे ही रहता है, लेकिन क्या करते हैं कि जो चिन्ह रहता है तो बड़े संख्या के सामने का चिन्ह को हम रिजल्ट में लिखते हैं। तो हमको 900 में 950 घटाया तो ऋण 50 प्राप्त होता है। इसलिए अब चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे a प्रथम पद और d सार्वांतर, n जो है पदों की संख्या है। यहाँ पे इस प्रश्न में हमको निकालना है n बराबर m के लिए, इसलिए हमारा mवां पद, समांतर श्रेणी का mवां पद हो जाएगा a प्लस m माइनस 1d, और यहाँ a कितना है 950, उसको रख देंगे, और d हमारे पास है ऋण 50। तो इसको हल किया तो ये हो जाता है 950 ऋण 50m, और ऋण ऋण का गुना हुआ ऋण और ऋण का गुना हुआ तो धन 50। तो 950 में 50 जोड़ा तो ये 1000 ऋण 50m, हमारा mवां पद हमको प्राप्त हो जाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 7वां सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो मान लो कि इसकी पदों की संख्या n है, तो हम n का मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमको पदों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो हमको 7वां में यहाँ पे दिया हुआ है 8, 15, 22, 218, ये इस प्रकार का एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 8, सार्वांतर d बराबर 15 ऋण 8, तो कितना हो जाएगा 7, हमको d प्राप्त होता है। और माना हमको दिया है, प्रश्न में दिया है अंतिम पद 218 है। माना nवां पद अंतिम पद है, तो nवां पद अंतिम पद है, तो Tn बराबर 218 होगा। अब Tn मतलब nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d बराबर 218 होगा। a का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 8 है, तो 8 रखा, n ज्ञात करना है और d का मान हम निकाल चुके हैं 7 बराबर 218। तो इसको हल किया तो हमको प्राप्त होता है 8 धन 7 n ऋण 7 एकम 7 बराबर 218। तो n वाले को अपन लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और बाकी को आगे पक्षांतर करते हैं। तो 7n इज इक्वल टू 218। अब ये 8 में 7 को घटाया, 8 में 7 को घटाया तो यहाँ पे 1 था, उस 1 को दूसरे साइड ले गए तो हमारे पास हो जाता है ऋण 1, और 7n बराबर इसमें से घटा दिया तो हो जाता है 217। तो n बराबर हो जाएगा 217 बटे 7। इसको डिवाइड किया
तो 7 दिया 21 और 7 एकम 7, तो n बराबर हमको मिलता है 31। अतः इसमें पदों की संख्या, इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या जिसमें अंतिम पद 218 है, 31 है। अतः पदों की संख्या n बराबर 31 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे का सवाल देखते हैं। चलिए 8वां सवाल। 8वां में बोलता है 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। तो माना शून्य जो पद है वो nवां पद हमारा शून्य है, ये मानते हैं। तो nवां पद शून्य है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हमको 8वां सवाल में बोलता है कौन सा पद शून्य है। तो माना nवां पद शून्य है, मतलब nवां पद शून्य है। nवां पद का फार्मूला क्या है, a + n - 1d बराबर 0। अब यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ पर a क्या है, पहला पद 27 है ना। d मतलब अगला वाला पद से कोई भी पिछला वाला घटाएंगे तो 24 ऋण 27, तो ये हो जाता है ऋण 3। इस प्रकार से हमारा ये यहाँ पे मान रखेंगे, a व d का मान रखने पर a का मान हमारे पास है 27 और n हमको ज्ञात करना है, और d का मान हमको है ऋण 3 बराबर 0। तो 27 ऋण 3 का इसके बाद गुना हुआ तो ऋण 3n और ऋण धन 3 बराबर 0। 27 में 3 जोड़ दिया तो हो जाता है 30 ऋण 3n बराबर 0। तो 30, ये 3n का पक्षांतर किया तो दूसरे साइड जाएगा तो धन हो जाएगा, तो 3n, और ये 30/3 बराबर n, ये n भाग देगा इधर आके, और 3 एकम 3, 3 दहम 30, तो हमको 10 बराबर n, या बोल सकते हैं कि n बराबर 10। कहने का मतलब है हमारा 10वां पद शून्य होगा। अतः दिए गए समांतर श्रेणी का 10वां पद शून्य होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 8वां सवाल बनता है। चलिए देखते हैं 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में हमको बोला गया है कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है और इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो इनके 999 पदों का अंतर क्या होगा, कारण भी बताइए। तो माना दो समांतर श्रेणी हमारे पास है, माना दो समांतर श्रेणी क्रमशः A1 + A2 + A3 + A4 A5 है ना, प्लस AN, और दूसरा समांतर श्रेणी है B1 B2 B3 B4 B5 + BN है। इनका सर्वांतर जो है वो समान है। माना दोनों समांतर श्रेणी का सर्वांतर D है ना, दोनों का सर्वांतर हमारे पास D है। तो nवां पद क्या हो जाएगा, इसलिए प्रथम समांतर श्रेणी जो है उसका nवां पद, प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद AN बराबर हो जाएगा A + n - 1D, और द्वितीय समांतर श्रेणी
का nवां पद bn बराबर a, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद, यहाँ पे a1 था प्रथम पद, और इसका जो है b1 प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अब हमको ये बोला गया है कि nवें पदों का अंतर, nवें पदों का अंतर कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो nवें पदों का अंतर हो जाएगा an माइनस bn, इसको दोनों को घटाया तो a1 प्लस n माइनस 1d प्लस यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा b1 प्लस n माइनस 1d। तो हमारे पास क्या होगा, इसको a1 प्लस n माइनस 1d, ये माइनस कोष्टक तोड़ेंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, तो b माइनस n माइनस 1d हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों जो है समान राशि है, तो ये घट जाएगा तो 0। तो हमारे पास हो जाता है a1 माइनस b1। nवें पदों का अंतर आता है a1 माइनस b1। तो हमको यहाँ पे इसलिए क्या होगा, 99 पदों का अंतर, इसलिए 99वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, भी a1 माइनस b1 ही होगा, और वो हमारे पास है 99 प्रश्नानुसार। इसलिए 999वें पदों का अंतर भी a1 माइनस b1 होगा, और वो भी हमको 99 प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि nवें पदों का अंतर a1 b1 प्राप्त हो रहा है, मतलब हमको यहाँ पे पद की संख्या से स्वतंत्र यहाँ पे उसका अंतर प्राप्त हो रहा है। मतलब पद कोई भी रहे, अगर वो सर्वांतर d इस प्रश्न के अनुसार प्राप्त होता है तो वो उसके प्रथम पदों के अंतर के बराबर हमको प्राप्त हो रहा है। इसलिए 99 पदों का अंतर भी 99 है, 999 पदों का भी अंतर 99 है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सवाल बनता है 9वां। उसके बाद देखते हैं 10वां सवाल। इसके बाद है 10वां सवाल। 10वां में हमको ये बोला गया है कि फूलों की एक क्यारी की पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल पंक्ति। 10वां सवाल में हमको बोला गया है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्ति है, ये हमको पूछा गया है। तो चूँकि क्यारी के क्रमागत पंक्तियों में रखे गए गुलाबों की संख्याओं से प्राप्त श्रेणी के बारे में अगर बात करें तो वो निम्नानुसार होगा। क्यारी के पंक्तियों में रखे गए गुलाब के पौधे, तो पहली क्यारी में हमारे पास था 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में है 21 पौधे, और तीसरी पंक्ति में है 19 पौधे। हमको ये बोला गया है कि क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे है, तो इस क्यारी में ये 5वां वाला जो है कौन सा पद होगा, या कौन सा क्यारी पंक्तियों की संख्या कितनी है। अंतिम क्यारी हमारे पास में 5 पौधे हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि A1 हमारे पास 23 है, और
इसका अंतर चेक कर लेते हैं कि ये जो क्रम है वो क्या समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 तो 21 ऋण 23 है ना, तो ये होता है ऋण 2। वैसा ही A3 माइनस A2 देखते हैं तो 19 ऋण 21 ऋण 2 प्राप्त होता है। अर्थात A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1 हमारा सर्वांतर बराबर ऋण 2 प्राप्त होता है। अब इस श्रेणी का प्रत्येक पद जो है पंक्ति की संख्या को दर्शाता है। चूंकि इस श्रेणी का प्रत्येक पद पंक्ति की संख्या को दर्शाता है, कहने का मतलब पहला पद पहला पंक्ति, दूसरा पद दूसरा पंक्ति, तीसरा पद तीसरा पंक्ति को दर्शाता है। तो माना ये जो है nवां पंक्ति है, तो माना पंक्तियों क्वेश्चन में हमको जैसे पूछा गया है कि कुल कितनी पंक्ति हैं, तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर n है और इसमें a जो n है इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होगा और a n हमारे पास है 5। a n कितना है 5 बराबर a हमको मिला 23 प्लस n माइनस 1d d मिल रहा है हमको -2, तो ये हो जाता है 5 23 ऋण 2n और ऋण ऋण का गुना हो जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। तो n वाले को उधर रहने देते हैं। 23 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 23 2 25 ऋण 2n। इसको और आगे हल किया तो ये 25 का पक्षांतर किया तो 5 इधर पहले से था, 5 ऋण 25 बराबर ऋण 2n, तो 5 से 25 घटाया तो ऋण 20 बराबर ऋण 2n। ऋण से गुना कर दिया पूरे समीकरण को तो ये भी धन हो गया, ये भी धन हो गया और ये 20/2 बराबर n, 2 एकम 2 2 धाम 10, तो 10 बराबर n, या बोल सकते हैं कि n बराबर 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। आंसर लिख देंगे, क्यारी में कुल, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं 11वां सवाल में। 11वां सवाल हमको बोलता है संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बनाते हैं अपन 11वां सवाल। तो 11वां सवाल में हमको जो बोला गया है तो उसमें संजय के बचत को निम्नानुसार हम लिख सकते हैं। जैसे प्रथम सप्ताह में कितना बचत किया, प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में कितना बचत किया, यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, और लास्ट में लिख देते हैं अपन nवां सप्ताह में, nवां सप्ताह में कितना बचत किया। तो प्रश्न के अनुसार प्रथम सप्ताह में जो बचत है वो है 5, द्वितीय सप्ताह में जो बचत है वो हो जाएगा आपका, जैसे प्रश्न में जैसे बोला गया है कि किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाता गया। मतलब प्रति सप्ताह उन्होंने 1.75 रुपये बढ़ाया।
तो दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा, इसमें 1.75 बढ़ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 है ना, तो इसमें हो जाएगा 5.175 धन 1.75। इस प्रकार से ये प्रति सप्ताह 1.75 रुपया का बढ़ोतरी अपनी बचत में करता है। तो इसको थोड़ा सा हल किया जाए तो ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 6.75 और ये हो जाता है 5, 6, 7, है ना, और 8 हो जाता है, तो 8.5 हो जाएगा। तो इसका एनवा जो बचत होगा वो है, हमको 90वें सप्ताह में बचत हमको दिया है 20.75 रुपये। तो यहाँ हमारा A1 हो जाता है 5 और D जो है अंतर कितने का आ रहा है, प्रति सप्ताह 1.75 का अंतर आ रहा है, तो D जो है 1.75 है। अब हमको n का मान ज्ञात करना है, तो nवा जो पद है वो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि चूँकि an बराबर a प्लस n-1d और 90वें सप्ताह का बचत हमको दिया है 20.75 और ये है 5 धन n-1, d है हमारे पास 1.75। इसको हल किया तो 5 धन 1.75 ऋण 1.75 और ये हो जाएगा 20.75। इसको इसके साथ घटाया तो 5 में 1.75 को हमको घटाना है, तो ये हो जाता है हमारे पास, इससे इसको उधार दिया तो ये हो जाता है 10 में 5 और ये 9 में 7 घटाया तो 2 और ये 4 में 1 घटाया तो हमारे पास 5 में ये 1 दे दिया था तो 4 बचा था, 4 में 1 घटाया तो 3, तो हमारे पास ये हो जाता है 3.25 धन 1.75 n और यहाँ भी है 20.75, तो 20.75 ऋण इसको इधर पक्षांतर किया तो ये हो जाता है 1.75 n। इसमें से इसको घटाया 20.75 में से 3.25 को घटाया तो 5 में 5 घटाया, 7 में 2 घटाया तो 5 और ये हो जाता है इधर, है ना, हो जाएगा 10, 10 में 3 घटाओगे तो 7, 17, तो ये हो जाता है 17.50 बराबर 1.75 है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि 17.50 बटे 1.75 बराबर हमको n प्राप्त होता है, तो इसको सीधा सीधा भाग दिया, है ना, तो ये कितने बार जाता है, ये चले जाता है हमारा 10 बार, तो n बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 10। अतः सप्ताह की संख्या जब उसके पास बचत हो जाएगा 20.75 तो वो है 10वां सप्ताह, तो n = 10 हमारा आंसर है। इसके बाद आते हैं अपन 12वां सवाल। इसमें हमको जैसे 12वां सवाल में बोला गया है कि क्या समांतर श्रेणी का एक पद ऋण 47 है, यदि हाँ तो कौन सा पद है, ये पूछा गया है। तो हमको दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है यहाँ पर 18, 15 सही 1/2 तो 13, इस प्रकार से हमको एक दिया हुआ है। तो यहाँ पर A हमारे पास प्रथम पद है 18, D कितना हो जाएगा
तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 31/2 13। डी जो होगा दो क्रमागत पदों का अंतर होता है सार्वांतर, तो ये हो जाएगा 31/2 ऋण 18 बराबर 31 ऋण 18 दूनी 36/2। तो ये हो जाता है ऋण 5/2। अब ऋण 47 को देखते हैं। तो माना इस श्रेणी का nवां पद, माना दिए गए श्रेणी का nवां पद बराबर ऋण 47 है, तो an बराबर ऋण 47 होगा। तो an कहने का मतलब हुआ a प्लस n-1d बराबर ऋण 47। a हमारे पास है 18 और n यहाँ पे ज्ञात करना है। यदि ये इस श्रेणी का पद होगा तो n का मान हमको पूर्णांक में प्राप्त होगा, है ना। और n पूर्ण संख्या प्राप्त अगर नहीं होता है तो वो श्रेणी का पद नहीं होगा। d हमको यहाँ पे दिया है ऋण 5/2 बराबर ऋण 47। इसको हल किया तो 18 ऋण 5/2n ऋण धन 5/2 बराबर ऋण 47। तो ये इसको और इसको हल किया तो 18 धन 5/2 ऋण वाले को इधर ले आया तो ये हो जाता है 47 बराबर ऋण 5/2n। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ऋण 5/2n को हम लेफ्ट में रहने दें और ये 47 ऋण 18 ऋण 5/2 को हम उधर पक्षांतर कर दें। तो ये हो जाता है 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 1 9 ऋण 18 दूनी 36 ऋण 5 बराबर, इसको जोड़ा तो हमको प्राप्त हो जाता है 6 4 10 का शून्य, 80 लाया 1, तो 9 और 1 10 3 6 4 10 5 15 15 का 5, 80 लाया 1 और 9 10 11 12 और 1 13। ऋण 5n/2, ये दो कैंसिल हो गया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, ऋण 5n बराबर ऋण 135। दोनों साइड ऋण है तो धन हो गया, तो n बराबर हो जाएगा 135/5। तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो n हमको 27 प्राप्त होता है। मतलब इस श्रेणी का 27वां पद हमको ऋण 47 प्राप्त होता है। ऋण 47 कौन सा पद प्राप्त हुआ, 27वां पद। इसलिए है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि n का जो मान है धनात्मक पूर्णांक है, n का मान धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ऋण 47 दिए गए समांतर श्रेणी का 27वां पद है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां सवाल। इसमें बोलता है यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा। तो हम माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है व सार्वांतर बराबर डी है। तो हमको प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है प्रश्न में वो होता है प्रश्नानुसार। इसमें बोला गया है कि श्रेणी का 11वां पद, मतलब 11वां पद ए 11 से दर्शा रहे हैं उसको, तो श्रेणी का 11वां पद A11 बराबर 38 है। 11वां पद मतलब A + 11 - 1D
बराबर 38। कहने का मतलब हुआ a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। तथा 16वां पद a16 बराबर हमको दिया है 73। मतलब a प्लस 16 ऋण 1d बराबर 73 या a प्लस 15d बराबर 73 हमको दिया हुआ है। इन दोनों को हल करके हमको और ये भी दिया है, तो इन श्रेणी का 31वां पद हमको ज्ञात करना है। कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद और सार्वधातुक को ज्ञात होना जरूरी है। यहाँ पे हमको प्रथम पद कितना है वो भी पता नहीं है और सार्वधातुक कितना है वो भी पता नहीं है, तो वो हमको इन दोनों समीकरणों को हल करके ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दो समीकरण है उसको हल करता हूँ। तो समीकरण एक से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 में यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये हमारा पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण हमको है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये हमारा दूसरा समीकरण था। इन दोनों को हमको घटाना है, तो घटा देते हैं। चलो, तो इसको घटाया दोनों को, तो ये ऋण हो गया और ये a में a घटाया तो 0, और 10 में 15 को घटाया, तो हमको, क्योंकि 10 में 15 घटा रहे हैं तो 15 बड़ा संख्या है, इसलिए ऋण 5d बराबर। अब 73 में 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऋण है ना, हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, कितना प्राप्त हो जाएगा, 35। दोनों साइड ऋण है तो ऋण से गुना करेंगे तो धन हो जाएगा। तो 5d इज इक्वल टू 35, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 35/5, दिस इक्वल टू 7। 5 सत्ते 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो d हमको प्राप्त हो जाता है 7। d का मान समीकरण 1 या 2 में कोई भी इसमें रख सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको a प्राप्त हो जाएगा। तो d का मान हम कितना रखें, 7 रखें, तो a प्लस 10, d का मान है 7 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा 38, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 ऋण 70। तो 70 में अपन 38 घटाएंगे या 38 में 70 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाता है, कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 32। कितना प्राप्त हो जाएगा, ऋण 32। तो ये a हमको प्राप्त हो गया, a और d हमको प्राप्त हो गया, और हमको क्वेश्चन में बोला गया है 31वां पद ज्ञात कीजिए। अतः श्रेणी का 31वां पद है ना, a31 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अतः श्रेणी का 31वां पद हो जाएगा a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1d। और इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस 30d, a और d का मान रखेंगे तो a हमारे पास है 32, 30d का मान है 7, तो माइनस 32 प्लस 30 गुनी 7 210, और इसमें इसको घटाया तो हमको प्राप्त हो जाता है 178। अतः श्रेणी का 31वां पद हमको प्राप्त होता है 178। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, जिसमें बोला गया है 14वां सवाल। चौदहवां सवाल में हमको बोलता है किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो श्रेणी का mवां पद हमको ज्ञात करना है। तो किसी समांतर श्रेणी का हमको 12वां पद
उसके 5वें पद से 14 अधिक है बोला गया है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a व सर्वांतर d है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला गया है उसके अनुसार क्या बोलता है कि श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो श्रेणी का जो 12वां पद है वो उसका जो 5वां पद है उससे 14 अधिक है। तो ये हमको संबंध एक प्राप्त हुआ। तो इसका पक्षांतर किए तो a12 ऋण a5 बराबर 14, इसको 1 नंबर नाम दे दिया। दूसरा ये बोलता है कि दोनों पदों का योग, मतलब इन दोनों पदों का योग वो है 36 है। ये दूसरा हमको प्राप्त हो गया। एक से a12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 11d और a5 मतलब हुआ a प्लस 4d। जो यहाँ पे पद रहता है उसमें d के सामने एक कम आता है n-1, तो डायरेक्ट भी इसको a प्लस 4d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 14 प्राप्त हुआ। इसको हल किया तो a प्लस 11d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 11 मतलब 14, ये a घट गया तो 11d माइनस 4d इज इक्वल टू 14 है ना। 11 में 4 घटाया तो हमको प्राप्त हो जाता है, कितना प्राप्त हो जाएगा, 7। तो 7d बराबर 14, तो d बराबर 14/7, तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, तो d बराबर हमको 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 से देखते हैं या समीकरण 1 में ही देखते हैं या समीकरण 2 से। तो पुनः समीकरण 2 से a12 मतलब हुआ a प्लस 11d और a5 मतलब हुआ a प्लस 4d इज इक्वल टू 36। हमको d का मान मिल गया है तो वो रख देते हैं। तो a प्लस 11d प्लस a प्लस 4d का मान है 2 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे a 2 बार है तो 2a और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8 बराबर 36। तो 2a ये इसको जोड़ा 22 में 8 तो हो जाता है 30, 30 बराबर 36। तो 2a इज इक्वल टू 36 माइनस 30, तो 2a इज इक्वल टू 36 में 30 घटाया तो 6, तो a इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो हमको a जो है वो हमको 3 यहाँ पे प्राप्त हो गया। इस प्रकार a और d का मान हमको प्राप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि mवां पद ज्ञात किया, अतः श्रेणी का है ना, समांतर श्रेणी का mवां पद है ना am इज इक्वल टू a प्लस m-1d होगा। मतलब am हमको प्राप्त हो जाता है, a का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं 3 प्लस m-1d का मान है 2, मतलब 3 प्लस 2m माइनस 2, 3 में 2 घटाया तो हमको यहाँ पे 2m और 3 में 2 घटाया तो हमको प्राप्त होता है 1। तो इस प्रकार हमको mवां पद हमको प्राप्त हो जाता है 2m प्लस 1, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपका 14वां सवाल बनता है। इसके बाद देखते हैं 15वां। हमको 15वां सवाल में दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39 ऐसा दिया हुआ है।
इसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ तो माना nवें पद है ना, nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये हम मान लिए। यहाँ पर देखते हैं कि पहला पद क्या है। यहाँ पर a 3 है, d कितना है, तो 15 ऋण 3 बराबर 12 हमारा d प्राप्त होता है। nवें पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये माने हम। तो हमारा 54वें पद, nवें पद क्या हो जाएगा हमारा, an हो जाएगा। 54वें पद क्या है, a54 से 132 अधिक है, ये इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमको n ज्ञात करना है, कौन सा पद है ना। तो यहाँ पे an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1d बराबर a54 मतलब a प्लस 53d धन 132। a और d का मान हमको पता है, वो रख देते हैं। a का मान है यहाँ पे 3, d का मान है हमारे पास 12, तो यहाँ पे भी रखते हैं। a का मान 3 और d का मान है 12, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12n ऋण 12 बराबर 3 धन 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, 63 धन 132। यहाँ पे देखते हैं कि 3 और 12 का चिन्ह अलग अलग है, तो घटेगा। तो 12 में 3 को घटा दिया तो ऋण 9 प्राप्त होता है, तो ऋण 9, तो 12n ऋण 9 बराबर, इसको जोड़ा तो 6 3 9 और 10 11 है ना, और 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7 है ना। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 771। इसमें इसको जोड़ा तो 771 में धन 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का 0, तो 780 हो जाता है। तो n बराबर हो जाएगा 780 बटे 12। तो 12 से 780 को भाग देते हैं, तो 12 एकम 12, 12 छः के 72 और 12 पंचे 60, तो हमको 65, n बराबर 65 हमको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि n बराबर हमको 65 वहाँ पर है ना, ये हमारा आंसर हो जाता है। ये है आपका 15वां सवाल। इसके बाद है हमारा 16वां सवाल। 16वां सवाल में बोलता है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो माना 16वां सवाल में माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर d है। प्रश्नानुसार हमको बोला गया है, प्रश्नानुसार श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। समांतर श्रेणी के चौथे व 8वें पदों का योग बराबर 24 है। मतलब A4 प्लस A8 बराबर 24। तो A4 मतलब क्या हुआ, A प्लस 3D होगा, और A8 मतलब A प्लस 7D बराबर 24। इसको और हल किया तो हमको प्राप्त हो जाता है 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24।
ये समीकरण पूरा पूरा 2 से भाग जा रहा है, तो चाहे तो इसको 2 से भाग भी दे सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो हमको मिलता है a + 5d बराबर 12। अब द्वितीय शर्त ये बोलता है कि छठवें और 10वें पद के योग 44 है तथा छठवें व 10वें पद योग बराबर 44 है। तो छठवें मतलब a + 5d, 10वें मतलब a + 9d बराबर 44। तो ये हो जाएगा 2a + 9 5 14d बराबर 44। इसको भी सरलतम करने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, है ना। 2 से जब पूरे समीकरण को भाग देंगे तो ये 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। तो ये हमको एक दूसरा समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये 1 और 2 जो समीकरण प्राप्त हुआ उससे हम क्या करते हैं, हल करते हैं इन दोनों को। तो समीकरण 1 से है ना, या समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 को ऊपर लिख देते हैं 7d = 22 और a + 5d = 12। इसको घटाया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 0 और ये हो जाएगा 2d = 2 में 2 घटाया तो 0 और 2 में 1 घटाया तो 1। तो d = हमको प्राप्त होता है 10/2 मतलब 5। तो d हमको 5 प्राप्त हो गया। d का मान समीकरण 1 या 2 में हम रखकर a का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो d = 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, d = 5 समीकरण 1 में रखेंगे तो a + 5, d का मान कितना है 5 बराबर 12। तो a + 5 पंचे 25 बराबर 12। तो a बराबर हो जाएगा 12 ऋण 25। 12 में 25 घटाया तो हमको कितना प्राप्त होता है, 12 में 25 घटाया तो ऋण 13। ये हो गया। अब प्रश्न में आपको बोला गया है कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद क्या क्या होंगे, अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः a + d, a + 2d होगा। तो a मतलब ऋण 13, दूसरा पद ऋण 13 धन 5, दूसरा क्या हो जाएगा ऋण 13 धन 2 गुना 5 मतलब ऋण 13, और ऋण 13 में 5 जोड़ा तो हमको मिलता है ऋण 8, और कितना हो जाएगा ऋण 13 में 5 दूनी 10 घटाया तो ऋण 3। तो ऋण 3 हमको इस प्रकार से प्रथम 3 पद समांतर श्रेणी के हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है अगला सवाल। अगला सवाल हमको बोलता है 17वां सवाल में हमको बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या हमारे पास होता है 100, जो 3 से विभाजित नहीं होता है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999, जो 3 से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो 3 अंकों वाली जो पहली संख्या जो 3 से, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है वो होता है 102। तो चलो बनाते हैं। चूँकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर होता है 100 और तथा
3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर है 102 एवं 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तो 3 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमारे पास हो जाता है 102। 102 में 3 जोड़ते जाएंगे तो हो जाता है 105। 5 में 3 जोड़ा तो 108 और इसका अंतिम पद हो जाता है 999। तो इसमें जो पदों की संख्या है उसके बराबर ही संख्या है जो 3 अंकों की संख्या जो 3 से पूरा विभाजित होता है। मान लो कि वो पदों की संख्या हमारे पास 999 जो है nवां पद है। माना an = 999, तो a + n-1d बराबर 999 हो जाएगा। यहाँ पे a कितना है 102 है और d कितना है, d इन दोनों पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर कितना है, 3 का अंतर है क्योंकि 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे d कितना है, यहाँ पर a बराबर है 102 और d बराबर है 3, ये 3 बराबर 999। तो ये हो जाएगा 102 धन 3n ऋण 3 बराबर 999। 102 में 3 को घटाया तो हमको प्राप्त होता है 99। तो 99 है ना इज इक्वल टू प्लस 3n इज इक्वल टू 999। तो 3n इज इक्वल टू 999 माइनस 99 बराबर 900 इज इक्वल टू 3n। तो n इज इक्वल टू 900/3। तो ये हो जाता है n कितना हो जाएगा हमारे पास 300। इस प्रकार से 3 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है 300 है। ये हमारा आंसर है। इसको लिख देंगे नीचे में, 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या 300 होगी। अतः 3 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली कुल संख्या बराबर 300। इसके बाद हमारा 18वां सवाल है। अठारहवां सवाल हमको बोलता है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 315 में अंतिम से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको जैसे 18वां सवाल में बोला गया है, तो दिया गया समांतर श्रेणी है, हमको दिया है समांतर श्रेणी, हमको क्या दिया है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद 253 हमको दिया हुआ है। तो अंतिम से इधर से गिनने पर हमको ये 10वां पद है ना, यहाँ से हमको 10वां पद यहाँ पे जो है उसको ज्ञात करना है। तो ये जो 10वां पद हो, यहाँ पर देखते हैं कि a कितना है। यहाँ पर a हमारे पास है 3, d मतलब 8 ऋण 3 बराबर
5 और ए एन अंतिम पद को अपन एनवा पद मानते हैं, तो ए एन बराबर दिया है 253। तो इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1d बराबर 253। ए का मान है 3, एन हमको पता नहीं है, डी हमको दिया है 5 बराबर 253। तो 3 धन 5 ऋण 5 बराबर 253। उसके बाद 3 में 5 को घटाया, 3 में 5 घटाया तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 धन 5n बराबर 253। तो 5n बराबर 253 धन 2 बराबर 255 हमको 5n मिलता है। तो n बराबर हो जाता है 255/5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, तो n बराबर हमको मिलता है 51। n कितना मिल गया, 51, मतलब 91वां पद ये है। ठीक है। अब अंतिम से 10वां पद, अब अंतिम से 10वां पद बराबर प्रारंभ से n माइनस 10 प्लस 1वां पद। तो ये हमारे पास हो जाता है, n हमारे पास है 51 माइनस 10 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 41 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 42वां पद। 42 मतलब a प्लस 41d। तो a का मान यहाँ पे कितना है, 3, और d का मान हमारे पास है यहाँ पे 5। तो 3 धन 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितना, तो हमको मिलता है 208, हमारा आंसर हो जाएगा। उन्नीसवां सवाल, 19वां इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसमें बोलता है एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q और क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के क्यूवें पद का मान 1 है। ये हमको सिद्ध करना है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a व सार्वंतर बराबर d है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमको क्या बोला गया है कि श्रेणी का पीवां पद a प्लस p माइनस 1d बराबर 1/q है, और क्यूवां पद a प्लस q माइनस 1d होगा क्यूवां पद, और ये हमारा 1/p है। ये हमको दिया हुआ है। तो इसको हल करके हमको p q वे पद का मान 1 है सिद्ध करना है। तो इसको घटा दिया, तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, या 2 से 1 को घटाने पर भी लिख सकते हैं, है ना। तो अपन 1 से 2 को ही घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे इसको घटाया तो 0, और ये प्लस p माइनस 1d, है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको घटाना है तो सीधा लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख देंगे 1, है ना, 1 ऋण 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0, और ये d कॉमन है तो हम d को बाहर देख लेते हैं। जो अंदर का घट रहा है
उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या सीधा सीधा एक बार अभी ऐसा लिख सकते हैं कि p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। जैसे यहाँ पे d कॉमन है तो वो निकाल लेते हैं, तो हो जाता है p माइनस 1 माइनस q माइनस माइनस प्लस 1 d इज इक्वल टू, ये हो जाता है पी क्यू, और ये हो जाएगा p माइनस क्यू, p का गुना q का गुना p, नीचे नीचे का गुना नीचे में। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस होने के कारण घट गया 0, और यहाँ पे हो जाता है p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू बटे पी क्यू। तो d बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू बटे पी क्यू, और ये जो p माइनस क्यू था इधर जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमको d प्राप्त हो जाएगा 1 बटे पी क्यू। ये हमको d मिल गया। अब d का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी हम रखते हैं। d इज इक्वल टू 1/pq समीकरण 1 में रखने पर तो हमको प्राप्त हो जाएगा a प्लस p माइनस 1d है हमारा 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो हमको प्राप्त हो जाएगा a प्लस p माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q। पक्षांतर किया तो a इज इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस 1/pq। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा pq, q से डिवाइड करेंगे तो p वाला बचेगा, तो p माइनस p प्लस 1, तो ये p कैंसिल, तो हमको a भी प्राप्त होता है 1/pq। इसलिए p क्यूवें पद, समांतर श्रेणी का p क्यूवें पद a प्लस पी क्यू माइनस 1d हो जाएगा। a का मान है, a का मान कितना है 1/pq, और ये pq माइनस 1d का मान भी pq हुआ। इन दोनों का लघुत्तम pq हुई प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऊपर में क्या बचा हमारा, pq से डिवाइड किया तो 1 प्लस pq माइनस 1, ये माइनस प्लस कैंसल 1 है ना, तो ऊपर में क्या बचा pq, नीचे भी pq, दिस इज इक्वल टू, ये 1 बार में कट गया तो 1, अतः p क्यूवें पद हमको कितना मिला 1 मिला, और इसी को सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से p क्यूवें पद एक सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम आगे का सवाल चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। इसमें बोला गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का pवा पद q, qवा पद p हो तो सिद्ध कीजिए कि p प्लस qवा पद शून्य है। तो हमको यहाँ पे प्रश्न के माना कि समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर d है। तो प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का pवा पद, समांतर श्रेणी का pवा पद बराबर हमको प्रश्न में दिया है q, और समांतर श्रेणी का qवा पद बराबर दिया है p। हमको p प्लस qवा पद शून्य है ये सिद्ध करना है। pवा पद कहने का मतलब होगा a प्लस p माइनस 1d बराबर q। qवा पद कहने का मतलब a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू p। ये हमारा दूसरा समीकरण है। हमको d ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 ऋण 1 से 2 को
घटाने पर, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू पी। इन दोनों को घटाया है तो चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसको घटाए तो 0, और यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इज इक्वल टू q माइनस पी। दोनों में d कॉमन है तो d निकाल देते हैं अपन। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d इज इक्वल टू q माइनस पी। क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो माइनस प्लस का गुना हुआ तो माइनस, माइनस और माइनस का गुना हुआ तो हमको प्लस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस चिन्ह वाला 1 है और प्लस चिन्ह वाला, तो दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, p माइनस क्यू, ये दोनों कैंसिल, d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो d इज इक्वल टू हो जाता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p माइनस क्यू बटे यहाँ से p माइनस क्यू, ये दोनों सेम चीज़ है, कट गया तो हमको मिलता है -1। तो d कितना मिल गया हमको, -1। अब d का मान 1 या 2 में से किसी में भी रख के हम इसका a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। d इज इक्वल टू -1 समीकरण 1 में रखने पर, तो d इज इक्वल टू -1 है तो हमारे पास a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू -1 रखा इज इक्वल टू q। तो हमारे पास हो जाएगा a, या माइनस का गुना हुआ तो माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q। तो a इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर किया तो p प्लस q माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे q पहले से था धनात्मक, ये p राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उसका पक्ष बदलेगा तो a का मान मतलब प्रथम पद उस समांतर श्रेणी का, जिस समांतर श्रेणी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, उसका प्रथम पद हमको मिलता है a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस 1, और सर्वांतर मिलता है d इज इक्वल टू -1। इसलिए उस समांतर श्रेणी का, इसलिए समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद बराबर हो जाएगा a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d। a प्लस p प्लस क्यूवा पद मतलब p प्लस क्यू माइनस 1d। तो a यहाँ पे कितना है, मान रखेंगे तो a का मान है p प्लस क्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और d का मान है -1। तो ये माइनस का इसके साथ गुना कर दिया तो p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस p प्लस क्यू माइनस 1 हुआ। ये दोनों सेम चीज़ दिख रहा है, दोनों समान राशि है, घटाएंगे तो इसका मान 0 सिद्ध हो गया। अतः समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद 0 है। अतः समांतर श्रेणी का p प्लस क्यूवा पद 0 है, यह सिद्ध हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 21वां। ABC किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे क्यूवे आवे पद है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमको ये बोला गया है कि माना, सबसे पहले मान लिया अपन, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए भी दिया है तो हम कैपिटल ए मान लेते हैं, प्रथम पद है व सार्वांतर बराबर डी है। तो प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है कि पीवे पद, समांतर श्रेणी का पीवे पद ए है। मतलब क्या हुआ, ए
प्लस पी माइनस 1 डी बराबर ए। ये पहला हो गया। क्यूए पद बराबर दिया है बी, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू बी। ये दूसरा वाला संबंध हुआ। और आरवें पद बराबर दिया है सी, मतलब ए प्लस आर माइनस 1 डी बराबर सी। ये हमारा तीसरा संबंध है। अब हमको जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। जो हमको सिद्ध करना है उसके लेफ्ट साइड में क्या दिया है वो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। तो इसका मान कितना होगा ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी का मान रखते हैं। ए बी सी का मान रखने पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 व 3 से ए बी सी का मान रखने पर तो हमारे पास ए का मान कितना है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू है ए प्लस पी माइनस 1 डी और ये क्यू माइनस आर प्लस बी का मान हमारे पास है ए प्लस क्यू माइनस 1 डी और इसके साथ गुना है आर माइनस पी के साथ प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी पी माइनस क्यू। ये इस प्रकार का है। तो हम जहाँ पे ए का पूरे इसके साथ गुना होगा, ये डी वाले का भी इसके साथ होगा, तो हम ए वाले को यहाँ पे अलग कर लेते हैं। ए गुना क्यू माइनस आर, यहाँ से इसका गुना भी होगा तो आर यहाँ पे प्लस लिख के प्लस आर माइनस पी ये वाला, और यहाँ पे ए का गुना इसके साथ होता तो उसको भी लिख लेते हैं पी माइनस क्यू। वैसे ही ये डी वाला अलग कर लेते हैं, डी और डी का जो गुणांक होगा इसमें ये दोनों होगा तो p माइनस 1 और q माइनस आर। दूसरे वाले में हो जाएगा प्लस q माइनस 1 और r माइनस पी, और तीसरा वाला पद इसमें है r माइनस 1 p माइनस q। इसको हल करते हैं तो कितना आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं तो ये r वाला प्लस माइनस है, ये वाला प्लस है कट गया, ये माइनस है ये प्लस है कट गया या घट गया, माइनस q और प्लस q ये भी घट गया। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है a सब तो घट गया तो यहाँ पे बचा क्या है 0। दूसरा जो d वाला है इसमें हो जाएगा हमारे पास, इसको गुना किया तो p का गुना q के साथ और p का गुना r के साथ होगा। तो p का गुना हुआ q के साथ तो q और p माइनस r, उसके बाद माइनस 1 का गुना किया तो माइनस q माइनस माइनस प्लस r। दूसरा q का गुना r और p के साथ किया तो हो जाएगा q इंटू आर माइनस p इंटू क्यू। अब ये माइनस का गुना r और p दोनों के साथ किया तो माइनस r और माइनस का गुना प्लस p हो गया। इसके बाद r का गुना p माइनस 1 के साथ होगा तो हमारे पास पी आर माइनस आर क्यू
और ये माइनस पी प्लस -1 का गुना पी के साथ हुआ तो माइनस पी, और माइनस माइनस प्लस और क्यू इंटू 1 क्यू, इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पी क्यू घट गया और पी आर घट गया। यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे क्यू आर है, ये भी घट गया। माइनस पी है यहाँ पे, ये प्लस पी है, प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर, सभी जो है एक दूसरे को घटा देता है, तो जीरो हो गया। तो डी इस यहाँ पे भी जीरो होता है। तो a इंटू जीरो, और किसी भी संख्या का शून्य संख्या के साथ गुना होता है तो वो जीरो प्राप्त होता है, तो ये जीरो मिलता है। तो इस प्रकार से हमको राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा, अर्थात उस समांतर श्रेणी के लिए, जिस समांतर श्रेणी का बात किया जा रहा है, उसमें ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो हमको सिद्ध हो गया, प्रूफ। चलिए देखते हैं इसके बाद, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए देखते हैं 22वां सवाल। 22वां सवाल में हमको बोला गया है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पे हमको दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसके कौन सा पद वो जो है बराबर होंगे, ये हमको निकालना है। तो हमारे पास दिया गया समांतर श्रेणी है, दिया गया प्रथम समांतर श्रेणी, इसमें हमको अंक दिया हुआ है 63, 65, 67 ये, और द्वितीय समांतर श्रेणी हमारे पास है, द्वितीय समांतर श्रेणी ये हमको दिया है 3, 10, 17 ये दिया है। तो प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए a इज इक्वल टू a1 या प्रथम पद a बराबर है 63 और द्वितीय पद है यहाँ पे 65, इसलिए d सार्वांतर d, इसलिए सार्वांतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 65 ऋण 63, तो यहाँ पे आता है 2। इसलिए इस समांतर श्रेणी का nवें पद an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d से। कितना हो जाएगा? a हमारे पास है 63, n माइनस 1d कितना है हमारे पास? 2। तो a हमारा पहला संबंध प्राप्त हुआ। द्वितीय समांतर श्रेणी, द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए a डैश बोल सकते हैं इसको, तो a डैश इज इक्वल टू a1 डैश इज इक्वल टू हमको यहाँ पे द्वितीय समांतर श्रेणी में यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं 3 है, इसका दूसरा पद a2 डैश बोल सकते हैं इसको, वो 10 है। इसलिए सार्वांतर d डैश द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए d डैश बोल सकते हैं इज इक्वल टू a2 डैश माइनस a1 डैश, दिस इज इक्वल टू 10 ऋण 3, तो 10 में 3 घटाया तो 7। अतः द्वितीय समांतर श्रेणी का nवां पद a डैश n बराबर a डैश प्लस n माइनस 1d डैश होगा। तो a डैश हमको कितना मिला है, दिया है प्रश्न में 3, n माइनस 1d डैश कितना है हमारे पास, ये मिला है हमको 7। तो ये हमारा
दूसरा संबंध हुआ। प्रश्नानुसार बोला गया है कि कौन सा पद में बराबर होंगे, तो बराबर कर देते हैं दोनों में, तो पद हमको n निकल जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश, दोनों का मान रखते हैं, तो दोनों का मान रखते हैं, तो यहाँ पे है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। इसको हल किया तो हो जाता है 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n को एक साइड ला लेते हैं और अचर राशि को एक साइड जमा लेते हैं, तो यहाँ पे 2n इधर है तो ये 7n को इधर ले आए, और यहाँ इधर 3 माइनस 7 पहले से था, और ये 63 को इधर ले गया, या एक बार इसको हल कर लेते हैं, तो 63 माइनस यहाँ पे 63 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 में 7 को घटाया तो कितना हो जाएगा, ऋण 4 धन 7n। तो n को एक साइड जमा लेते हैं, अचरों को एक साइड जमा लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। तो 2 में 7 को घटाया तो होता है 5, ऋण 5n बराबर, इसको जोड़ा तो होता है 65। तो n बराबर हो जाएगा 65, ये ऋण से गुना करेंगे तो दोनों ऋण है इसलिए धन हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 65/5 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो n बराबर हमको 13 प्राप्त होता है, जो हमारा आंसर होगा। मतलब इन दोनों समांतर श्रेणी में 13वां पद। इसके साथ ही आपका अध्याय 4 का प्रश्नावली यहाँ समाप्त होता है। इसी प्रकार के और भी नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको कक्षा 10वीं के सभी प्रश्नावली का हल आपको मिलेगा। धन्यवाद।